नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह हुआ था, वह विद्रोह क्या था, उस विद्रोह के दौरान क्या-क्या घटनाक्रम हुए और कैसे जाटों ने जो अकबर की कब्र है, उससे हड्डियां निकालकर जला दी थी। इन सब के साथ-साथ जो पानीपत का युद्ध हुआ, वहां पर जो जाटों का योगदान है, वह किस प्रकार से है, यानी जो जाट विद्रोह है, उसके साथ-साथ जो जाटों का घटनाक्रम है, उसे आज हम डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें यहां से मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बैकग्राउंड के रूप में हम चीजों को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं जाटों की, तो यह दरअसल रहते कहां पर है और यह है कौन? जो मथुरा का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है और आगरा का क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं जाट। तो यहाँ के क्या है, निवासी हैं। उस समय क्या व्यवस्था थी? जाट होते थे मुख्यतः कृषक, और कृषक होने के साथ साथ कुछ जो जाट हैं वह सैनिक भी होते थे। एक चीज और जुड़ी है जाटों के साथ, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर यह बहुत सेंसिटिव थे, यानी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। तो क्या क्या चीजें हैं? मथुरा दिल्ली आगरा के निवासी हैं, कृषक हैं, सैनिक हैं और अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड है। इन सब के अलावा इनमें भाईचारा भी है, यानी जाट आपस में तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई उन पर हमला करता है तो यह मिलकर भी जवाब देते थे। अब यह सब इनके साथ जुड़ा हुआ है। इधर हम मुगल दरबार की बात करें, तो चाहे वह शाहजहां का टाइम हो, चाहे उससे पहले जहांगीर का टाइम हो और या फिर बाद में औरंगजेब का टाइम हो, इन सब के दौरान जो जाट है वह सैनिकों के रूप में काम करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं जहांगीर की, शाहजहां की, तो जो हस्तक्षेप है जाटों पे या फिर स्थानीय प्रशासन पर, वह बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन औरंगजेब के साथ हम क्या देखते हैं? यह हस्तक्षेप करता है। और हस्तक्षेप किन किन मामलों में? सबसे पहला धार्मिक हस्तक्षेप, जो इनकी भाईचारे वाली व्यवस्था को, संस्कृति वाली व्यवस्था को, परंपराओं को इनकी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से यह कट्टर होगा, तो एक समस्या यह। दूसरी राजनैतिक। राजनैतिक मतलब जो केंद्रीकरण है वह खूब बढ़ेगा। मुगलों के जो सिपाही हैं, उनके जो मनसबदार हैं, वह बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वहां भी सिस्टम बिगड़ेगा। और अगर हम बात करें आर्थिक की, तो टैक्स बढ़ाए जाएंगे। औरंगजेब के सामने समस्या थी, उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, तो टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। यानी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों रूपों से हस्तक्षेप किया जाता है जाटों पर या जाटों की व्यवस्थाओं में। अब इससे क्या होगा? जाटों का विद्रोह, और इसी विद्रोह को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो अब हम तथ्यों को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो जाट है कौन? मथुरा आगरा दिल्ली के आसपास में रहने वाले कृषक समुदाय के लोग हैं। दूसरा, बहादुर है, लड़ाकू हैं और भाईचारे की इनमें भावना है। पहले से भी यह शाहजहां, जहांगीर, इन सब के समय प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, यानी सैनिकों के रूप में रह चुके थे। कभी कभी छोटे मोटे विवाद भी होते थे, लेकिन उन विवादों को सुलझा लिया जाता था। कारणों की अगर आप बात करें कि विद्रोह क्यों हुए, तो जैसा अभी हमने देखा, धार्मिक कट्टरता, जैसे जजिया जैसी व्यवस्था। और एक घटनाक्रम आता है स्पेशली औरंगजेब के टाइम पर, कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता है। इसी दौरान 1661 में मथुरा का एक फौजदार है अब्दुल नबी, इसने एक मंदिर तोड़ दिया और मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी। अब यह एक बड़ा विद्रोह था। इन सब के अलावा औरंगजेब ने भी जो केशव राय मंदिर है, इसको तोड़ने का आदेश दे दिया। अब यह घटनाक्रम हुआ जब, तो विद्रोह हो गया, विद्रोह को दबाया गया। दबाने के बाद औरंगजेब ने क्या किया? यह मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया, यानी फिर से विद्रोह को औरंगजेब ने ही आग लगा दी। आर्थिक कारणों की बात करें तो लगान की दर बढ़ रही थी। इन सब के अलावा जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी एक तो लगान की दर ज्यादा है, ऊपर से मनसबदार है, और उन मनसबदार द्वारा जो वसूलने का तरीका है वह किस प्रकार का था? यानी मनसबदार कई बार जो निर्धारित रेट होता था उससे ज्यादा भी क्या करते थे? टैक्स वसूल लेते थे। और जो निर्धारित रेट था वह कहां तक पहुंच चुका था? 50% तक। यानी किसान जो भी उपजाता था उसका 50%, आधा चला जाता था मनसबदार के पास, जो लीगली था। लेकिन मनसबदार कभी कभी भ्रष्ट भी होते थे, तो वह क्या करते थे? इस 50% से भी ज्यादा वसूलते थे, यानी कभी कभी 60%, 70%। तो किसान के पास दरअसल कुछ बचता ही नहीं था। तो अब क्या करेगा किसान? या तो वह इस क्षेत्र से पलायन कर जाएगा, लेकिन पलायन करके जाएगा भी कहाँ? क्योंकि बड़े क्षेत्र पर क्या है? औरंगजेब का ही शासन है। तो उसके पास विकल्प नहीं बचा। उसने क्या किया? विद्रोह किया, या फिर जिन सिपाहियों ने विद्रोह किया उनका समर्थन किया। ऐसे किसान
जो युद्ध में शामिल नहीं थे। अब इसमें भी आप देखिएगा, मान लेते हैं एक परिवार है और उस परिवार में 3 बेटे हैं। हो सकता है एक सैनिक हो, एक कृषक हो और एक व्यवसायी हो, बिजनेसमैन हो। तो सैनिक वाला या तो विद्रोह करेगा, क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है। इसको सपोर्ट करेगा यह कृषक, भले ही युद्ध के मैदान में ना जाए लेकिन सपोर्ट करेगा। और इसी तरीके से यह भी सपोर्ट करेगा किसको? इसी विद्रोह को। अब धीरे धीरे क्या होगा, कृषकों का एक बड़ा समूह, व्यवसायियों का एक बड़ा समूह इन सैनिकों को सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से कई सारे परिवार होंगे। अब यह कृषक क्या करेगा, एक दूसरे परिवार का जो सैनिक है उसको भी सपोर्ट करेगा। यानी इस तरीके से जो कृषक हैं, व्यवसायी हैं, वह क्या करेंगे, इन विद्रोहियों का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वह भी व्यवस्था से परेशान है। राजनीतिक कारणों में हमने देखा कि जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, इनकी स्थानीय रीति रिवाज हैं, उनमें हस्तक्षेप हो रहा है। जो स्थानीय फौजदार हैं वह अत्याचार भी करते थे, जैसे हमने देखा अब्दुल नबी ने मंदिर तोड़ दिया। तो ऐसे भी घटनाक्रम हमको दिखते हैं। भ्रष्टाचार खूब था, वह भी हमको दिखता है। औरंगजेब की जो अपनी नीति है, सेंट्रलाइजेशन करने की जो उसकी योजना है, वह भी बहुत कष्टकारी है। तो यह प्रमुख कारण हो गए। अब घटनाक्रम देखते हैं। पहला विद्रोह होता है 1669 में, औरंगजेब के समय। विद्रोह पहले भी होते थे, लेकिन छोटे मोटे विद्रोह होते थे, उनको दबा दिया जाता था। अब कारण बड़े थे, और क्योंकि औरंगजेब कहीं ना कहीं कमजोर भी हो रहा था, उसको कई तरीके से और कई जगहों से लड़ना था, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी कमजोर हो रही थी। तो अब जो विद्रोह होंगे उनका जो इम्पैक्ट है वह इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो पहला जो विद्रोह होता है 1669 में, एक तिलपत का क्षेत्र है। तिलपत कहां पर है? मथुरा में। यहाँ के एक जमींदार है। जमींदार का नाम क्या है? गोकुल सिंह या फिर गोकुला सिंह। होता क्या है, जब इस अब्दुल नबी ने मंदिर को तोड़ा तो इसको मार दिया गया। मारने में प्रमुख भूमिका किसकी है? गोकुल सिंह की। क्योंकि इसने क्या किया था, स्थानीय मंदिर को तोड़ दिया था, लोगों की भावनाओं को बहुत आहत किया था। अब गोकुल सिंह को यह पता था कि जब इन्होंने मोहम्मद नबी को मार दिया है तो अब मुगल सेना जरूर आएगी। इन्होंने क्या किया, सेना जुटाना शुरू कर दिया। लगभग 20,000 सैनिक इन्होंने जुटाए। लेकिन इनमें अभी समस्या है। कुछ तो इनमें ट्रेंड सैनिक होंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होंगे, कृषक होंगे, यानी अनुभवहीन सैनिक। और जब यह अनुभवहीन सैनिक लड़ेंगे, ट्रेंड सैनिक नहीं लड़ेंगे, तो क्या होगा, तो मुगल सेना है वह ज्यादा ताकतवर साबित हो जाएगी। शुरुआती चरण में जो मुगल सेना है उनको कुछ सफलता मिलती है, लेकिन औरंगजेब ने भेजा हसन अली खान को। तिलपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान गोकुल सिंह और उनके जो चाचा हैं उदय सिंह, इनको पकड़कर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया। अब यहां भी समस्या है, जिस तरीके से इनको मारा गया वह भी विद्रोह को भड़काने का एक बड़ा कारण बना। फिर आता है सेकेंड फेज। इसमें क्या होता है, अब इनका नेता कौन है? राजा राम जाट। राजा राम जाट कौन है? यह इन्हीं के खानदान के हैं। किसके? गोकुल सिंह के। जो जाट सेना की कुछ कमियां हैं उनको यह दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे यह संगठित सेना बनाते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हैं, लूट करते हैं, यानी धन की जो कमी हो सकती थी सैनिकों में उसे यह लूट से पूरी करते हैं। जाटों ने क्या किया, सिकंदरा पर हमला किया। सिकंदरा वही जगह है जहां पर क्या है, अकबर का मकबरा, यानी अकबर को जहां पर दफनाया गया था। तिलपत के युद्ध के बाद जिस तरीके से गोकुला को मारा गया या गोकुल सिंह को मारा गया, वह जाटों के लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात थी, और राजा राम जाट इस बात को जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था, उनके वंश के या उनके पूर्वज को मारा है, वह भी इतनी बुरी तरीके से। तो औरंगजेब का पूर्वज कौन है? औरंगजेब के जो पूर्वज हैं, जिनमें शाहजहां है, वह तो ऑलरेडी कैद में है। जहांगीर मर चुका है, अकबर मर चुका है, तो सबसे महान कौन था? अकबर था। अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ है? सिकंदरा में है। तो राजा राम जाट ने सिकंदरा पर हमला किया। सिकंदरा को बुरी तरीके से लूटा गया। अकबर के मकबरे को तोड़ा गया। मकबरे से अकबर की हड्डियां निकाली गई। हड्डियां निकालकर उसको पब्लिकली जला दिया गया। यानी राजा राम जाट ने औरंगजेब के पूर्वज का भी अपमान किया, वह भी उनके मरे हुए पूर्वज का, जो कि अकबर था, उनका सबसे महान राजा था। हालांकि बाद में जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया, यानी इसकी रिपेयर करवाई थी। तो यह राजा राम का घटनाक्रम है। कुछ समय के बाद राजा राम की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनके पिता जो हैं भज्जा सिंह, वह संभालते हैं इस आंदोलन को। मुगलों ने फिर से हमला किया। इस बार सिंसिनी किले को घेरा गया। भज्जा सिंह समेत कई सारे जाट मारे गए, लेकिन जाट आंदोलन फिर भी बने रहे, क्योंकि इनका जो कारण था वह कारण बहुत स्टेब्लिश था। जाटों की जो आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, धार्मिक समस्या है, वह समस्या लगातार बनी रही। राजा राम के ही छोटे भाई है चूड़ामल। अब इन्होंने क्या किया, जाट आंदोलन को संभाला।
उधर अगर हम बात करें मुगल दरबार की, तो वहां पर जो आपका औरंगजेब है, 1707 में उसकी डेथ हो जाती है और अपनी मृत्यु से पहले लगभग 25 साल तक वह दक्कन में रहता है और दक्कन में ही बिजी रहता है। वहां पर मराठों का जो विद्रोह है वह बहुत ज्यादा होता है और मराठे बहुत शक्तिशाली साबित हो रहे थे, तो वह वहां बिजी रहता है। इस दौरान जो जाट है उनको पूरा मौका मिलता है, वह अपने क्षेत्र का विस्तार भी करते हैं और चूड़ामण जैसे जो प्रशासक है या जो नेता है वह आते हैं, जो अपनी सेना को और मजबूत करते हैं और जाट जो है अपना खुद का किला बनाते हैं। थून में इनका किला बनता है। यही थून बाद में जाकर बनता है भरतपुर। यानी भरतपुर राज्य की नींव डाली किसने? चूड़ामण ने। लेकिन इन्होंने बेस तैयार किया। वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, लेकिन बाद में इनके बाद ऑफिशियली जब अनाउंस हुआ तो वह हुआ बादन सिंह के कार्यकाल के दौरान। हालांकि भरतपुर राज्य का जो बेस है वह तैयार किया किसने? राजा राम ने। इस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, तो आगरा, मथुरा, इन सारे क्षेत्रों पर जो राजा राम के छोटे भाई हैं चूड़ामण, वह अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। मुगलों में इस समय कौन है? फर्रुखसियर। वह राजा राम को कई सारे परगने सौंपते हैं, कहते हैं कि ठीक है अब यह ऑफिशियली आपके है, लेकिन चूड़ामण अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। वह मुगलों के अधीन नहीं आते हैं और स्वतंत्र शासक के रूप में काम करते हैं। वहीं जो मुगल दरबार है वह भी कमजोर हो चुका था, तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हुआ नहीं कर पाता है। चूड़ामण के बाद बादन सिंह आते हैं। चूड़ामण की 1721 में डेथ हो जाती है। उसके बाद जो उनके भतीजे हैं बादन सिंह, वह आते हैं। ऑफिशियली यही जो क्या करते हैं, भरतपुर को जाटों की राजधानी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं सूरजमल। अब यहां से घटनाक्रम आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। अभी हम डिटेल से समझते हैं। जो बादन सिंह है, इनके पुत्र है कौन? सूरजमल। सूरजमल एक बहुत प्रतापी राजा होते हैं। इनका क्षेत्र इस समय काफी मजबूत हो चुका होता है, आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो चुके होते हैं। वहीं जो मुगल दरबार है वह काफी कमजोर हो चुका है और जो मराठा है वह अब ज्यादा शक्तिशाली है। मुगल काफी सीमित क्षेत्र में है और काफी दयनीय स्थिति में है, क्योंकि आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके हैं। इनके समय जो भरतपुर है, यानी सूरजमल के समय जो भरतपुर है, वह खूब फलता फूलता है, खूब समृद्ध बनता है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इन सारे क्षेत्रों पर सूरजमल का प्रभाव होता है। यानी यह एक बड़े राजा के रूप में उभरते हैं और 1761 का जो पानीपत का युद्ध है उसमें प्रमुख भूमिका यह निभाते हैं। इसी कारण से इनको हिंदू राजा या फिर हिंदू सम्राट की भी उपाधि दी जाती है। अब हम देखते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था उसमें सूरजमल की क्या भूमिका थी। अब इसमें इतिहासकारों में भी कई विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरजमल ने क्या किया, सदाशिवराव भाऊ का साथ छोड़ दिया, युद्ध के मैदान में साथ छोड़ दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने पहले ही तय किया था कि यह युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। घटनाक्रम हम समझते हैं। अहमद शाह अब्दाली क्या हमला करता है और मराठों की तरफ से कौन लड़ता है? सदाशिव। मराठे है कहां पर? मुख्यतः दक्कन में। और यह युद्ध कहां हो रहा है, यानी पानीपत कहां हो रहा है? हरियाणा में। तो सदाशिवराव क्या करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं और इस बैठक में जो उत्तर भारत के राजा है उनको शामिल किया जाता है। उनसे यह कोशिश की जाती है कि वह सब आए और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध करें या फिर सदाशिव का साथ दें इस युद्ध में। इस बैठक में सूरजमल भी होते हैं। सूरजमल दो तीन सलाह देते हैं। इनकी पहली सलाह यह होती है कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं और अन्य कर्मचारी हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको साथ ना लाया जाए। जैसे खाना बनाने वाले, यानी महिलाओं को साथ ना लाया जाए। लेकिन मराठों में यह व्यवस्था बन चुकी थी उस समय तक। मराठे जब भी युद्ध के मैदान में उस समय जाते थे तो अपना पूरा कुनबा लेके जाते थे, पूरा परिवार लेके जाते थे, औरतें, बच्चे, मतलब वह इंजॉय करते थे युद्ध को। उनके लिए एक तरीके का यह पिकनिक जैसा था, युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। अब यह सब भी हो रहा है। दूसरी समस्या या दूसरा इनका जो सुझाव है, सूरजमल ने कहा कि आप एक काम करिए, जो बड़ी तोपें हैं वह मत ले चलिए। क्यों? कि बारिश का मौसम आने वाला है और अगर बड़ी तोपें फंस गई तो उनको निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। अब इतिहासकारों का एक पक्ष यह है कि वह कहते हैं कि जो सदाशिव हैं वह पूरी तरीके से इनकी बात को नकार देते हैं और सूरजमल को कहते हैं क्या? जमींदार। कि आप एक छोटे जमींदार हैं, आप एक लिमिट में रहिए, इतने ज्यादा सुझाव की जरूरत आपसे नहीं है। सूरजमल यही तय करते हैं कि वह युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इतिहासकारों का एक जो दूसरा पक्ष है, वह कहते हैं कि इस बैठक में जो सूरजमल है वह तैयार तो होते हैं लेकिन बाद में साथ छोड़ देते हैं। अभी हम इस तथ्य को भी देखेंगे कि क्या वह बाद में साथ छोड़ते हैं या क्या वह अहमद शाह अब्दाली से मिल जाते हैं, क्योंकि साथ छोड़ने का एक कारण यह भी हो सकता है। इसे भी हम समझ लेते हैं। दोनों पक्ष मैंने आपको बता दिए। एक कहता है कि पहले छोड़ दिया है, एक कहता है कि बाद में छोड़ दिया है, एक कहता है इसको
धोखेबाजी और एक पक्ष कहता है इसको समझदारी, क्योंकि सूरजमल की जो सलाह थी वह काफी वैलिड थी, मानने लायक थी कि औरतें मत ले चलिए, बच्चे मत ले चलिए, महिला कर्मचारियों को मत ले चलिए, बड़ी तोपें मत ले चलिए, बारिश का मौसम है, चीजें हो सकती हैं। लेकिन सूरजमल नहीं मानते हैं, युद्ध होता है और यह दोनों क्या बनते हैं, एक बड़ा कारण। स्पेशली जो इनकी बड़ी तोपें हैं वह बारिश के मौसम में फंस जाती हैं, अटैक नहीं कर पाती हैं और मराठों की हार का एक बड़ा कारण बनती है। तीसरा पानीपत का युद्ध, मराठे हार जाते हैं। तो जैसा अभी हमने समझा कि सदाशिवराव को सलाह दी, उन्होंने नहीं माना और अंत में मराठा युद्ध हार जाते हैं। लेकिन इन सबसे हुआ क्या? हुआ यह कि मराठे तो युद्ध हार गए, लेकिन जो सूरजमल वह अपने संसाधनों को यानी जाटों के संसाधनों को बचा पाते हैं। उत्तर भारत भी कमजोर हो चुका है। कमजोर कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो स्थानीय राजा हैं वह इस युद्ध में भाग लेते हैं, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में, और उनमें से ज्यादातर क्या होते हैं, युद्ध हार जाते हैं। युद्ध हार जाते हैं मतलब कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हो जाते हैं मतलब सूरजमल को यह मौका मिलता है कि अपने क्षेत्र का वह और विस्तार करे, अपना प्रभाव वह और बढ़ाए। तो जाटों के एक तो संसाधन बचते हैं और जाट और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। घटनाक्रम हमको यह भी मिलता है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे हार जाते हैं तो उनके जो बचे हुए सैनिक हैं, महिलाएं हैं, उनको आश्रय देते हैं कौन? सूरजमल। यानी अपने राज्य की भी वह रक्षा कर पाते हैं। इन सबके साथ साथ वह मराठों की भी मदद करते हैं युद्ध के बाद या युद्ध में घायल होने के दौरान। अब प्रश्न जो यह है कि क्या सूरजमल अब्दाली के साथ मिल गए थे? इसको भी हम समझते हैं। जब हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ, उससे पहले क्या हुआ, क्योंकि इसी तरीके से हम समझ सकते हैं पानीपत के युद्ध से पहले क्या हुआ, पानीपत के युद्ध के बाद क्या हुआ, पानीपत के युद्ध के दौरान क्या हुआ, उन सब में सूरजमल की क्या भूमिका थी वह हम समझते हैं। पानीपत के युद्ध से पहले हम देखते हैं कि 1757 में, 1760 में अब्दाली हमले कर चुका था। यानी अब्दाली लगातार यह कोशिश कर रहा था कि भारतीय क्षेत्र में वह प्रवेश करे। इस समय जो मथुरा का क्षेत्र है, वृंदावन का क्षेत्र है, इसकी रक्षा कौन करता है? यानी अब्दाली के खिलाफ कौन लड़ता है? सूरजमल। यानी अब्दाली और सूरजमल के बीच पहले से ही क्या है? टेंशन है। अब्दाली ने सूरजमल को एक लेटर लिखा और लेटर लिख के यह कहा कि वह सरेंडर कर दे, लेकिन रिटर्न में सूरजमल ने यह रिप्लाई किया कि वह सरेंडर नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र की रक्षा करेंगे और लगातार अब्दाली का सामना करेंगे। तो यह तो युद्ध से पहले का घटनाक्रम है। युद्ध के दौरान हमने देख ही लिया, युद्ध में उन्होंने सदाशिव का साथ नहीं दिया या सदाशिव के साथ वह नहीं लड़े, लेकिन इनडायरेक्टली मराठों की उन्होंने मदद की, सैनिकों को आश्रय दिया, यह सब कुछ हुआ। यह बात जब अब्दाली को पता लगी तो अब्दाली ने सूरजमल को फिर से लेटर लिखा कि आपने यह किया है, यह तो क्या है? मराठों की मदद है, और मराठों की मदद का मतलब आपने हमारे खिलाफ शत्रुता की है, आपको इसका हर्जाना भरना होगा। और हर्जाना कितना? 1 करोड़। सूरजमल ने यह हर्जाना देने से भी मना कर दिया था। तीसरा, युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद अब्दाली ने यह कोशिश की कि वह सूरजमल से अपनी अधीनता स्वीकार करा ले, लेकिन सूरजमल लगातार लड़ते रहे और अब्दाली और सूरजमल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। तो अगर सूरजमल अब्दाली के साथ होते तो इस बात की पूरी संभावना है कि सूरजमल और अब्दाली के बीच लूटी हुई संपत्ति या फिर किसी और तरीके का कोई समझौता जरूर होता, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि सूरजमल ने अपने क्षेत्र के अपने लोगों की मदद की, उनको बचाया इस युद्ध से, ना कि अब्दाली का साथ दिया था। फिलहाल पानीपत का तीसरा युद्ध मराठे हार जाते हैं और अब्दाली जीत जाते हैं। तो यह थे जाट जो लगातार अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता को बनाए रखते हैं और औरंगजेब के समय वह प्रमुख रूप से विद्रोह भी करते हैं। तो इस वीडियो में हमने यह समझा कि औरंगजेब के समय जाट विद्रोह क्यों करते हैं, विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वह कारण क्या है, और उन सब के अलावा जो पानीपत का युद्ध है उनमें जाटों की क्या भूमिका है, स्पेशली सूरजमल की। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।